हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका स्पेस क्लासेस में स्वागत करता हूं। ये क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है, ठीक है। एसएससी सीएचएसएल जो है एग्जाम स्टार्ट हुआ था 9 मार्च से, 9 मार्च 2023 से, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है इसमें हम 4 शिफ्ट करवा चुके हैं, ठीक है। अब बाकी शिफ्ट जितना 35 या 36 शिफ्ट में एग्जाम हुआ टोटल करवा देंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है 10 मार्च 2023 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। 4 शिफ्ट करवा चुके हैं, नहीं देखे हैं 4 शिफ्ट तो देख लीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है ये। फर्स्ट शिफ्ट देखना है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ठीक है, जाके देख सकते हैं आप। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। अब अगर आप इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे जाकर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। क्वेश्चन देखिए क्या है। एक्स वाई जेड में पी और क्यू क्रमशः एक्स वाई और एक्स जेड भुजाओं पर स्थित बिंदु है। पी क्यू वाई जेड के समांतर है। पी क्यू अनुपात वाई जेड 3:8 है। यदि एक्स वाई बराबर 88 है तो एक्स पी का वर्णन क्या होगा। देखिए त्रिभुज हो गया एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ठीक है। अब बोल रहा है कि एक्स वाई और वाई जेड के मतलब पी और क्यू मध्य स्थित है, मतलब यहाँ अगर पी दे देते हैं तो यहाँ क्यू हो गया, ठीक है। अब बोला ये दोनों एक समांतर है, ठीक है। समांतर ये दोनों, ठीक है। समांतर है पी क्यू 3 है, ये 3 है, ठीक है। और वाई जेड 8 है, ये 8 अनुपात में याद रखिएगा, ठीक। और ये एक्स वाई पूरा, ये पूरा 88 है, ठीक है। अब तो बोला एक्स पी का मान निकाले, मतलब इसका मान निकालने बोला एक्स पी का मान, ठीक है। अब देख लीजिए ये त्रिभुज दिया हुआ है। ये त्रिभुज में से ये पूरा त्रिभुज है, ठीक है। इसमें देखिए ये अगर ये कोण जो होगा वही कोण ये होगा, ठीक है। ये कोण जो होगा समांतर होने के कारण ये कोण जो होगा वही कोण ये होगा, ठीक है। और उसके बाद जो कोण ये होगा ये वाला, उससे वही कोण ये होगा, ठीक है। ये हो गया। और ये जो कोण है वो तो आपका कॉमन रहेगा दोनों में, तो दोनों त्रिभुज जो समरूप हो गया, ठीक है। और समरूप हो गया तो त्रिभुज कौन कौन है। देखिए एक त्रिभुज आपका ये वाला हो गया, एक त्रिभुज एक्स पी क्यू हो गया, और एक त्रिभुज एक्स वाई जेड हो गया। दो त्रिभुज हो गया, एक हो गया एक्स पी क्यू और दूसरा त्रिभुज क्या हो गया एक्स वाई जेड, ठीक है, हो गया। अब बताइए दोनों त्रिभुज में जब दो त्रिभुज समरूप रहे ना तो दोनों का भुजाओं का अनुपात जो होता है वो बराबर होता है। कहने का मतलब है देखिए ये छोटा त्रिभुज है, छोटा त्रिभुज का भुजा क्या है 3 है, ठीक है। अब बड़ा त्रिभुज है, बड़ा त्रिभुज का भुजा क्या 8 अनुपात में है, ठीक है। आइए देख लीजिए इसमें छोटा त्रिभुज एक्स पी हो जाएगा, अब बड़ा त्रिभुज क्या हो गया वाई जेड हो गया, वाई जेड ना एक्स वाई हो गया, ठीक है। तो ये 3 हो गया 8 हो गया, इसके एक्स एक्स पी नहीं पता चल रहा है। और ये वाई जेड, वाई जेड कितना है, वाई जेड आपका 88 है। इसको काटिए, काटिए तो 11 हो गया, 11 से 33, एक्स पी बराबर कितना हो गया 33 हो गया। एक्स पी का मान कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, ये 33 हो गया। समझ गए। अगले नंबर ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू 10 सेंटीमीटर है, क्यू आर 12 सेंटीमीटर है, अर्ध परिमाप 17 सेंटीमीटर है, तो पी आर की लंबाई क्या है। देखो त्रिभुज पी क्यू आर है, त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू आर हो गया। अब क्या हो रहा है पी क्यू 10 सेंटीमीटर, पी क्यू 10, ये 10 हो गया। क्यू आर 12, ये 12 हो गया। और ये आपका अर्ध परिमाप हो गया, मतलब तीनों भुजाओं का योग। तो एक पी क्यू हो गया, ठीक है, क्यू आर हो गया और आर पी हो गया। अब अगर इसका बटे 2 होगा अब बराबर ऐसा होता है, इसको बोलता है अर्ध परिमाप, ठीक है। ऐसा हो गया, ठीक है। ऐसा बराबर हो गया। अब तीनों का भुजा के देख लीजिए, तीनों भुजा एक 10 हो गया, दूसरा 12 हो गया, तीसरा वाला पता चल रहा है, ठीक है। ये एक्स हो जाएगा बटे 2 हो जाएगा, और एस को अर्ध परिमाप बोलता है, तो एस के स्थान पे क्या होगा 17 होगा। 17 को अर्ध परिमाप, एस को अर्ध परिमाप बोला, ठीक है। तो ये कितना हो गया 22 हो गया। 22 प्लस एक्स बराबर कितना हो गया 17 दूनी 34 हो गया, ठीक है। 34 हो गया तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ये उधर चल जाएगा तो ये 12 हो जाएगा, एक्स बराबर 12 हो गया, तो इसका मान मतलब 12 हो गया। समझ गया, इसको हम एक्स माने थे। अगले नंबर धन पर, लेकिन हाँ एक बात बता देते हैं, जैसे आपको हम बताए कि सीएचएसएल का एग्जाम स्टार्ट हुआ था 3 3 9 मार्च से, 9 मार्च 2023, ठीक है, ठीक है।
टोटल इसमें हम 4 शिफ्ट करवा चुके हैं। इसी चैनल पे हम सीजीएल का एग्जाम स्टार्ट हुआ था 14/7/2023 से, मतलब 14 जुलाई से। और टोटल 39 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था 2023 में, जो एग्जाम हुआ था, समझे, जुलाई में। टोटल 39 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। तो उसका टोटल 39 शिफ्ट करवा चुके हैं। नए देखे हैं तो देख लीजिएगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। और टोटल 39 शिफ्ट का शिफ्ट और डेट हम बराबर दिए हैं, जो जितना जो नंबर शिफ्ट है और डेट दोनों बराबर करके दिए हैं, ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। अब जाके लाइन बाय लाइन शिफ्ट बाय शिफ्ट देख लीजिए, 2 3 4 5 लगातार नंबर बाय दिया हुआ है, ठीक है। और डेट भी दिया हुआ है, ताकि पता चल जाए कि उस शिफ्ट में कौन सा डेट में वो शिफ्ट हुआ था, ठीक है। और अगर आपको जीडी, मेरा एक चैनल और है जिसपे हम जीडी जीडी और सीपीओ का प्रैक्टिस करा रहे हैं। जीडी का एग्जाम स्टार्ट हुआ था 10 जनवरी से, 10 जनवरी 2023 से, ठीक है। टोटल 76 शिफ्ट में हुआ था, जिसमें हम 25 शिफ्ट करवा चुके हैं। कितना शिफ्ट करवा चुके हैं? 25 शिफ्ट, ठीक है। सीपीओ का एग्जाम स्टार्ट हुआ था 3 अक्टूबर से, 3 अक्टूबर से, ठीक है। टोटल 9 शिफ्ट में हुआ था, जिसमें हम 6 शिफ्ट करवा चुके हैं। अगर आपको ये दोनों का देखना है, जीडी और सीपीओ का, तो मेरा सेकंड चैनल जो है उसका नाम है एसपीएस एग्जाम क्रैकर क्लासेस। इस चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। एसपीएस एग्जाम क्रैकर क्लासेस, इस चैनल पे जाकर आप जीडी और सीपीओ देख सकते हैं। कहने का मतलब है कि हम देखिए शिक्षक एग्जाम को कवर कर रहे हैं, जो लेटेस्ट क्वेश्चन जो 2024 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीजीएल का 23 में करवा दिए, 23 का, सीएचएसएल का भी 23 का, जीडी का भी 23 का, सीपीओ का भी 23 का। 2 एग्जाम तो एकदम लेटेस्ट हुआ है, 3 एग्जाम। एमटीएस का भी हम करवा रहे हैं, एमटीएस का स्टार्ट कर देंगे 1-2 दिन में। एमटीएस का एग्जाम स्टार्ट हुआ था 1 सितंबर से, 1 सितंबर से, ठीक है। देखिए ये जुलाई से हुआ, सीजीएल का जुलाई से हुआ, ठीक है। और ये अक्टूबर से हुआ सीपीओ का, सीजीएल का जुलाई से, ठीक है। सीपीओ का अक्टूबर से, और ये सितंबर से, एमटीएस का सितंबर से। तो अभी 2-3 महीना पहले का बात है। हम दोनों काम करवा, दोनों का तो हम सीजीएल का कर ही दिए, सीपीओ का मात्र 3 शिफ्ट ही बचा है, ठीक है। और एमटीएस का भी करवा देंगे जितना शिफ्ट हुआ है। इसलिए मेरे साथ लगे रहेगा, एसएससी का हम सब एग्जाम को कवर कर रहे हैं, ठीक है। और जो भी प्रैक्टिस कीजिएगा उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। हम एसएससी के सी 5 एग्जाम कवर कर, एसएससी 5 एग्जाम डायरेक्ट पूछा जाता है। जे सीजीएल, सीएसएल, जीडी, सीपीओ, एमटीएस, पांचों का कवर कर रहे हैं, लेटेस्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। इसलिए मेरे साथ लगे रहिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्वेश्चन देखिए क्या है। यदि ये, किसी मूलधन पर 2 वर्षों के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज 1600 और 1760 है, ठीक है। तो मूलधन क्या है? गौर करने का बात है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ, ठीक है। आपको पता है कि 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है। मान लेते हैं 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए सीपी, ठीक है। सीपी 800, जब 2 वर्ष के लिए ब्याज है, जब 2 वर्ष के लिए ब्याज 800 है, तो 1 वर्ष के लिए 8, सॉरी 2 वर्ष के लिए 1600 है, तो 1 वर्ष के लिए 800 होगा। जब सीपी 100, ठीक है, सीपी है सीआई, ठीक है। और एसआई, सीआई 8 है तो ये भी 800 हो जाएगा, दोनों 1 वर्ष के लिए। अब गौर करने का बात है, 1 वर्ष के लिए किया तो एक बात जान लीजिए, सी अगला वर्ष जैसे होगा, एक दूसरा वर्ष जैसे होगा, दूसरा वर्ष भी आपका सीआई मतलब साधारण ब्याज 800 ही होगा। जब पहला साल 800 हुआ, दूसरा साल भी 800 होगा, साधारण ब्याज में कोई अंतर नहीं होता, ठीक है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में गौर कीजिए, जब 1 वर्ष का देख लीजिए, 1 वर्ष का आपका 800 आ रहा है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, कोई अंतर नहीं होता है। साधारण ब्याज निकालिए, चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए, पहला वर्ष के लिए बराबर होगा, ठीक है। अब बताए 2 वर्ष के लिए बताया 1760, जब 2 वर्ष के लिए 1760 है, दूसरा वर्ष का क्या होगा? 800 कट जाएगा, 960 हो जाएगा। तो दूसरा वर्ष के में ब्याज कितना आया? 960 रुपया हो गया, ठीक है। और तो ब्याज में अंतर देखिए कितना, इन दोनों के बीच में कितना का अंतर है? 160 का अंतर है, ठीक है। तो 160 हो गया। और किसमें 60% निकालना है, तो अधिक कितना अधिक है? अधिक गुना 100, अब किससे अधिक है? 800 से। तो 16 × 85 5, और ये काटे 20, मतलब 20% ब्याज है, ठीक है। 20% ब्याज से 2 वर्ष में जो है साधारण ब्याज 1600 हो जाएगा, और चक्रवृद्धि ब्याज 1761 हो जाएगा, 1760 हो जाएगा, ठीक है। 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष में 20% की दर से साधारण ब्याज 1600 और चक्रवृद्धि ब्याज 1760। बात तो समझ गया कैसे हुआ? अब बताइए, अब साधारण ब्याज होता क्या है?
P गुना R गुना T बटे 100 आई होता है। अब बताइए P निकालना है, R आपको पता चल गया 20% है, समय 2 वर्ष है, बटे 100 हो गया, अब बराबर कितना हो जाता है 1600। ठीक है, काटिए, ये 5 हो गया, काटिए, था तो ये कितना था 0, ये 5 हो गया। ठीक है, इसे काटे तो ये 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। P बराबर कितना हो गया 8 पंजे 40, 4000, मतलब P बराबर 4000 हो गया, मतलब मूलधन 4000 था। 4000 का ही ब्याज जो है, साधन ब्याज 1600 आया और चक्रवृद्धि ब्याज 1760 आया 2 वर्ष के लिए। समझ गए? अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, थोड़ा जरा बड़ा कर लेते हैं। हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए क्या है। नीचे दी गई डेटा रेखा आलेख में 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दर्शाया गया। ठीक है, 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दर्शाया गया। गौर करने के बाद ये देखिए, जो चौखट में बना हुआ है वो क्रय मूल्य है। ठीक है, और जो गोल में बना हुआ है ये गोल है। ठीक है, ये विक्रय मूल्य है। चौखट में जो बना हुआ है स्क्वायर के रूप में वो क्रय मूल्य है। ठीक है, ध्यान देने का बात है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एम और एन के औसत विक्रय मूल्य का पी और क्यू की औसत क्रय मूल्य से अनुपात। एम और एन ये हो गया, एम एन ये हो गया। अब बोल रहा है कि औसत विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बोल रहा है। विक्रय मूल्य ये क्या है, विक्रय मूल्य आपका गोल वाला है। ठीक है, तो गोल वाला क्या दे रहा है, देखते हैं, 400 है और 650 है, कितना हो गया 1050 हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका एसपी, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस। ठीक है, 80 पी। अब क्या बोल रहा है, पी और क्यू ये दोनों हो गया। बोल रहा है इसका इसका क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य आप देख रहे हैं स्क्वायर वाला है, स्क्वायर वाला क्या है 600 है और दूसरा 900 है, कितना हो गया ये 1500 हो गया। अब बोल रहा है दोनों का औसत, तो दोनों को 2 से कर दीजिए भाग, भाग कर दिए। अब देखिए बोल रहा है कि इसका अनुपात निकाले, तो अनुपात में क्या हो जाएगा देख लीजिए। अब बोल रहा है कि विक्रय मूल्य का पहले तो ये हो गया बटे 2, इसका बटे 1500 बटे 2, 2 कट गया, 1 0 कट गया। ठीक है, 15 7 35 7 से 100, सॉरी 15 6 90, 15 75 से 15 7 75 से, अब 15 से 10 से 110, 150 हो गया, तो 7:10 हो गया, 7:10 हो आंसर, 7:10 हो गया। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या है। अब एक बात जान लीजिए, आपको पता होगा साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है, कहने का मतलब है साइन अगर 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा हो रहा है, cos भी अगर 90 माइनस थीटा होगा सब साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए, ये लिखा हुआ है cos। ठीक है, अब cos लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा 50 प्लस ए है। ठीक है, अब माइनस, अब बताइए ये अगर हम इसको cos 90 माइनस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि cos जो है अगर 90, देखिए ये cos 90 माइनस थीटा, थीटा का स्थान पे है 40 प्लस 1 है। अगर cos 90 माइनस थीटा करेंगे तो sin थीटा आएगा, और sin ये ऊपर लिखा हुआ है क्वेश्चन में, और थीटा का स्थान पे ये है। क्यों आप बोल रहे हैं कि सर ये प्लस में है ऊपर माइनस में है, तो अगर ये माइनस वाला ये वाला अंदर जाएगा तो माइनस में बदल जाएगा ना, बात तो ही हो गया। तो इसको आप क्या लिखिएगा, इसको क्या लिखिएगा आप cos 50 प्लस ए। ठीक है, माइनस cos अंदर चल जाएगा, ये 40 और माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, अब बटे आ जाइए, cos 40 और sec 40। ठीक है, अब देख लीजिए cos 50 प्लस ए हो गया। ठीक है, इंटू माइनस cos, ये क्या हो गया 50 माइनस ए, अब माइनस ए हो गया, ये प्लस था, अंदर माइनस, अंदर माइनस जाएगा तो ये माइनस में प्लस बदल देगा, प्लस बदल जाएगा क्योंकि ये देखिए ये जो माइनस है ये माइनस है, अंदर जाएगा प्लस बदल जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए ये दोनों एक समान दिख रहा है, एक समान दिख रहा है, कट जाएगा, कट जाएगा तो ऊपर 0 हो जाएगा, नीचे ऊपर 0 होने के बाद नीचे कुछ भी रहे, ऊपर क्या है cos 40 और sec 40, ऊपर ऊपर 0 रहेगा,
और नीचे कुछ भी रहे को मीटर नहीं करता, इसका वैल्यू जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जीरो हो गया। अगले नंबर ये क्वेश्चन देखिए क्या है। एक व्यक्ति का व्यय और बचत 4:3 के अनुपात में, ठीक है, उनकी बचत उनकी आय के 1/5 के बराबर बढ़ जाती है और आय समान रहती है, तो उसके व्यय और बचत का नया अनुपात क्या है? अब देख लीजिए, एक हम कर देते हैं इनकम, इनकम हो गया, दूसरा सेविंग हो गया, तीसरा एक्सपेंड हो गया, खर्च। ठीक है, अब बताइए इनकम क्या है। अब सेविंग क्या बोल रहा है, तो बचत 3 है, ठीक है, और खर्च 4 है, तो सेविंग 4 3 7 हो जाएगा। अनुपात में है, अनुपात में का है जिसको हम सब में जीरो लिखते हैं। अनुपात में फिक्स तो मान है नहीं जो हम कर सकते हैं। ठीक है, बराबरी है, बड़ा इसलिए बड़ा जीरो इसलिए दिए ताकि क्या बोल रहा है, उसकी बचत जो है उसकी आय के 1/5 के बराबर बढ़ जाती है, तो इसका आय क्या है 70 है, 1/5 बढ़ जाता है, कितना हो गया 14 बढ़ गया। क्या बढ़ गया, बचत। बचत क्या है 14 बढ़ गया तो 44 हो गया बचत। ठीक है, बचत बराबर बढ़ जाती है और आय समान रहती है, मतलब आय जो है वो 70 ही रहेगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि और उसके अब बताइए जब ये 70 इनकम है, बचत 44 है, तो बचेगा क्या, खर्च क्या हो 26 हो जाएगा, 26 26 हो जाएगा, खर्च 26 हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि उसके व्यय और बचत का अनुपात क्या है। अब बताइए व्यय क्या हो गया, व्यय आपका 26 हो गया, अब बचत क्या हो गया 44 हो गया, काट दीजिए, 13:22 हो गया, इसका आंसर 13:22 हो जाएगा। अगले नंबर, ठीक है, आप एक सूत्र जानते होंगे, एक सूत्र होता है ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों के स्थान पे हम ये लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अभी देखिए ए प्लस में है सूत्र। ठीक है, अब ये इतना लिख दिया, तो अब इसको देखिए, इसको भी ए बी और बी मानिए, तो ये भी ए माइनस बी ए प्लस बी हो गया। इसको अब क्या लिखिएगा, इसको ए मान लेते इसका ए स्क्वायर हो जाएगा, इसको बी मान लेते इसका बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा, और ये तो बचा ही है 2b⁴ और प्लस 2a⁴। ठीक है, अभी देखिए a⁴ हो गया, और ये b⁴ हो गया। ठीक है, अब ये हो गया। अब बताइए अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या ये भी a⁴ आप प्लस b⁴ होगा, आगे पीछे कर सकते हैं क्योंकि प्लस में है। अब देखिए ये गुना में है, 2 बाहर कर दीजिए, तो ये भी देखिए ए और बी के बराबर हो जाएगा, ए और बी के बराबर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको ए में क्या माने, इसको ए मानिए, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी इसको माने हैं, इसका स्क्वायर हो गया, 2 कॉमन हो गया, तो क्या हो जाएगा ए पे पावर 8 है माइनस बी पे पावर 8 हो गया, दो कॉमन हो गया। ये देखिए क्वेश्चन तो यही है ना, समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला, यदि cot ए बराबर 5 दिया हुआ तो इसका मान निकालने बोल रहा है, क्या है 4 cot ए बराबर 5 दिया हुआ। ठीक है, तो cot बराबर क्या हो जाएगा, cot ए बराबर क्या हो जाएगा 5/4, आई हो जाएगा। अब एक त्रिभुज बना लीजिए, एक त्रिभुज बनाया, cot बराबर होता है बी बटे पी। ठीक है, अब बी आपका क्या हो गया 5 हो गया, अब पी आपका क्या हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये आपका एच होता है, ये दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या 25 हो गया और ये 16 हो गया, √41 हो गया, ये √41 हो गया। अब निकाल दीजिए मान, मान क्या बोला है निकालने के लिए, 6 सेक ए इंटू 10 ए है, 6 हो गया, सेक का मान होता है बी एच बटे बी, क्या होता है एच बटे बी इंटू 10 होता है पी बटे बी। ठीक है, पी बटे बी होता है। अब ये 6 हो गया, एच का मान क्या है √41 कर दिए, अब बी का मान क्या है 5 हो गया, 5 हो गया गुना कर दीजिए, पी का मान क्या है 4 हो गया, बी का मान क्या है 5 हो गया, कितना हो गया 6×4 = 24 हो गया, 6×4 = 24 हो गया, और रूट 41 बटे 25 हो गया, 24/25 होगा, ये देखिए 24/25 है, √41 है, तो आ गया 24/25 √41। समझ गए। अगले नंबर,
ये क्वेश्चन देखिए, ये दंड आलेख दिया हुआ है, बोल रहा है कि नीचे दिए गए दंड आलेख में अलग अलग वर्षों में दो कंपनियां ए और बी के व्यय को दर्शाता है, ठीक है। तो ये T1 है और T2 है। तो T1 में क्या बोल रहा है कि Y1 में कंपनी ए और बी का औसत व्यय, Y1 में अच्छा कंपनी ए और बी, ए का देखिए ये व्हाइट वाला है, इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलेंगे, ठीक है। बोला ए और बी का औसत व्यय, ठीक है। अब कितना हो गया ए और बी का, तो ये कितना हो गया 2000 और ये 800, 2800 हो गया, 2800 हो गया। औसत बोल रहे थे, दो कर दीजिए बटे, ठीक है। अब बोला T2 क्या है, Y5 ये है, ठीक है। ए और बी का, ए और बी हो गया, ये क्या 1600 और 400 कितना 2000 हो गया। औसत बोल रहा था, दो से भाग दे दीजिए, ठीक है। अब बोल रहा है कि घटा, इसको काटिए तो कितना हो जाएगा 1400 हो जाएगा, इसको काटिए तो 1000 हो जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है T1 में T2 मतलब 1400 माइनस 1000 बराबर 400 हो जाएगा, ये आंसर 400 हो रहा है, समझ रहे हैं। अगले नंबर देखते हैं, क्या बोला इस श्रृंखला के कितने पद दिए जाने चाहिए ताकि सभी पदों का योग 45 हो जाए, ठीक है। क्या है -9 -6 -3, ठीक है। मतलब माइनस से बढ़ रहा है, ठीक है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि संख्या माइनस में रहेगा तो जितना ज्यादा बड़ा रहेगा वो उतने ज्यादा छोटा होता है। अब लोग को लगेगा कि -6 बड़ा है कि -4 बड़ा है, तो बड़ा -4 है, क्योंकि माइनस में संख्या छोटा होता है, ठीक है। जो छोटा होता है वही बड़ा होता है माइनस में, ठीक है। समझ गए। अब देखिए एक सूत्र होता है एस एन बराबर एन बटे टू ए एन -1 इंटू डी, ठीक है। ये दिया हुआ है। अब बताइए ये एस एन है, एस एन मतलब कुल योग होता है, ठीक है। अब एन बराबर होता है कुल पद, कितना पद, वही एन का मान निकालना है, कितने पद, एन का मान मतलब पद होता है। कुल योग कितना है 45 है, 45 लिख दिए। एन का मान एन बटे टू रहने दीजिए। टू ए का मान मतलब पहला पद होता है, ए बराबर पहला पद होगा, ठीक है। -9 है। और डी डी मतलब होता है डिफरेंस, मतलब दूसरा पद से पहला पद घटाइए, तो -6 है, -9 घटाना है, ये माइनस प्लस हो जाएगा, -6 और +9 बराबर क्या कितना 3 हो जाएगा, तो इसका डी क्या होगा 3 होगा, ठीक है। तो ये 2a हो गया, 2 हो गया, ए का मान क्या है -9 प्लस n-1 इंटू डी का मान 3 हो गया, तो मान बैठा दीजिए आगे, आगे बैठाइए कितना हो जाएगा 45 दूनी 90 हो गया, ये 90 हो गया और ये बराबर n हो गया। अभी देखिए क्या हो गया -18, 9 दूनी 18, अब +3 है, अब -3, यही होगा ना। अभी देखिए 90 बराबर n, ठीक है। ये कितना हो गया -21 और +3n हो गया, ठीक है। इसको अगर द्विघात में लाइए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3n², ठीक है। -3n² हो जाएगा, -21n, और ये -90, अब 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आगे 3 कॉमन ले लीजिए, सब में 3 दिख रहा है ज्यादा है, ठीक है। 3 कॉमन ले लीजिए तो कितना हो जाएगा, 3 कॉमन हो जाएगा तो ये n² हो जाएगा, ठीक है। ये 7n हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा, ठीक है। अब बराबर 0 हो गया। अब ऐसा भाग में बांटिए जो बराबर निकले, तो सोचिए क्या हो सकता है n², यस। अब 10n में 10n + 3 है, 10 में 3 गया 7 बचा, और 10 गुना 3 30 हो गया, +30 हो गया। एन कॉमन हो गया तो n-10 हो गया, और ये +3 हो गया तो n-10 हो गया, ये n+3 हो गया और दूसरा n-3 हो गया, n+3 हो गया, ठीक है। ये तो प्लस वाला का कोई वैल्यू नहीं बचा है, तो माइनस वाला का क्या होगा n बराबर 10 हो गया। n का मान तो निकालना था कि n मतलब कितना पद है, ये 10 पद है, 10 पदों का योग होगा वो जाके 45 पड़ेगा, ठीक है। समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या है, एक स्कूल के 286 विद्यार्थियों की लंबाई का औसत 50 इकाई है, ठीक है। और दूसरा क्या बोल रहा है, यदि लड़कों की लंबाई का औसत 53 इकाई है और लड़कियों की लंबाई का औसत 31 इकाई है, ठीक है। तो लड़कों की कुल लंबाई और लड़कियों की कुल लंबाई का अनुपात क्या है, पहले देख लीजिए 286 विद्यार्थी है, ठीक है। जिसमें बता रहा है कि लड़कों की का औसत बता रहा है, ठीक है। लड़कों का ये 50 इकाई कुल औसत है, ठीक है। लड़कों का औसत 53 है, ठीक है। लड़कों का औसत 53 है, लड़कियों का औसत 31 है, ठीक है। अगर आप मान लेते हैं इसमें लड़का, हम दोनों का योग मानते हैं, लड़का बॉय, बॉय का कुल संख्या x होगा, ठीक है।
और गर्ल गर्ल का कुल संख्या मान लेते हैं 286 है, 286 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब निकालिए लड़का, लड़का का क्या है, एक्स है, तो एक्स हो जाएगा। अब कुल योग निकालना, 53 से गुना कर दीजिए, प्लस इसका क्या है 286 माइनस एक्स है। ठीक है, गर्ल का, लड़का का, लड़की का कितना है 31 है, गुना 31 हो जाएगा। अब बराबर, बराबर कितना है 286 विद्यार्थी है। ठीक है, और उसका औसत जो है वो 50, तो ये 50 हो जाएगा। अब कितना हो 53 एक्स हो गया, अब प्लस 286 गुना 31, 682। ठीक है, छोटी 18 मकेरा 1, 24 1 25 5 मकेरा 2, और 10 3 छो छो 2 8। ठीक है, 8 मकेरा 1, 6 1 7 8, 6 1 6 1 7 8, और ये 8। ठीक है, 88 66, ठीक है ना, 7 8, हाँ 88 66, 88 66 था माइनस 31 एक्स, बराबर इसको गुना कर दीजिए, इसका गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए 54 30 के 0 मकीरा 3, 40 3 43 के 3 मकीरा 4, और 10 14, ये हो गया 0 बैठ जाएगा, 14,300 है। ठीक है, अब ये 53 22 एक्स हो जाएगा, इसको कितना 143 डबल जीरो है, घटाइए 88 66, ये कितना हो 4 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, और ये 12 मतलब 4 हो जाएगा। ठीक है, और ये 3 बजाएगा मतलब 8 5 13, अब 5 54 हो जाएगा। अब बटे 22 एक्स बराबर है, तो बटे 22 कर देंगे तो इसके बराबर एक्स हो जाएगा। 22 दूनी 44, 2 बार में खा जाएगा, 22 दूनी 44 हो गया, 44 आ गया तो हो गया जाके 10 बच गया, 103 हो गया। 103 मतलब 4 बार में 88 खाएगा। ठीक है, 103 में से 88 गया 12, ना 8 5 13, 154 हो जाएगा। 154 कितना होना, 7 7 होने खाएगा, 247। एक्स बराबर आपका 247 आया, कितना आया, इसको काटिए तो ये 247 आया। ठीक है, अब 247 आया तो इसका मतलब ये 247 हो गया, इसका मान कितना होगा 286 अब माइनस 247, कितना हो गया, ये 16, ये 9 हो गया, ये 7 में ये 3 हो गया, तो 39 हो गया। ठीक है, अब आगे आ जाइए, आगे क्या बोल रहा है कि बोल रहा है कि लड़कों की कुल लंबाई, लड़कों की कुल लंबाई, लड़कियों की कुल लंबाई का अनुपात, लड़कों की कुल लंबाई, लड़का का संख्या कितना है वो है 247 है, और उसका औसत औसत कितना दिया है लड़का का 53 है, और लड़की का कितना है 39 है। ठीक है, लड़की का औसत क्या है 31 है, कितना हो जाएगा देखिए, कितना होने कटेगा, इसको काटिए 13 से 33 39 हो जाएगा। ठीक है, और 13 से काटेगा तो ये एक बार में 13 होगा। ठीक है, 13 मतलब 13वां 17 हाँ से। ठीक है, 17 से हो जाएगा 19 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो गया, अब गुना कीजिए, क्या है मतलब 53 गुना 19, नोटिस 7 में गिरा 2, 45 2 47, 3 और 5, ठीक है, इतना 7 0 1007, कितना हो गया 1007, अब बटे 93, 1007 बटे 93, 1007 बटे 93 हो गया। समझ गए, अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, विजय 14 रुपया प्रति दर्जन की दर से केले बेचता है और 40% का लाभ अर्जित करता है। ठीक है, बाद में केले का क्रय मूल्य 30% बढ़ जाता है और विक्रय मूल्य समान रखा जाता है, तो नया लाभ प्रतिशत क्या है। ठीक है, अब बताइए 14 रुपया प्रति दर्जन की दर से केला बेचता है तो और 40% का लाभ अर्जित करता है, मतलब 14 रुपया जैसे बेचेगा ना तो 40% का लाभ अर्जित करेगा। 40% लाभ का अर्जित करने का क्या मतलब हो गया कि 140% के बराबर वैल्यू है। 140% का जो वैल्यू है, कोई वस्तु 100% होता है, 40% अधिक लाभ अर्जित किया मतलब 140% हो गया, बराबर 114 है। ठीक है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, ये बेटा 140 हो जाएगा, ये ये 10 हो जाएगा, ये कट जाएगा 10, मतलब वो 10 रुपया जो है ना प्रति दर्जन की दर से केला का ओरिजिनल मूल्य सीपी है, सीपी जो है केला का वो 10 रुपया प्रति दर्जन है। ठीक है, अब बोल रहा है कि बाद में केले का मूल्य जो है 30% बढ़ जाता है, तो 10 रुपया केले का मूल्य है। ठीक है, 30% बढ़ गया मतलब 130 बटे 100 हो गया, ये दोनों कट गया, कितना हो गया
13 का मूल्य कितना हो गया? 13 रुपया हो गया। ठीक है, अब बाद में 13 अंदर के अंदर मूल्य है वो 10 से 13 हो गया। कितना हो गया? 10 से 13। पहले 10 था, फिर हो गया 13। ठीक है, अब बोल रहा है कि विक्रय मूल्य समान रहता है, मतलब विक्रय मूल्य 14 रुपया जो 14 रुपया ही रहेगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि लाभ, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो अब बताइए, जब लाभ, तो पहले था 10 रुपया, उससे हो गया 13 रुपया। 13 रुपया हुआ, लेकिन विक्रय मूल्य समान रखा। मूल्य बढ़ने के बाद में विक्रय मूल्य समान रखेगा। विक्रय मूल्य समान रखा तो 13 का वस्तु कितना में बेच रहा है? 14 में बेच रहा है। तो लाभ कितना कमा रहा है? 1। तो निकाल दे प्रतिशत लाभ। तो लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है? 13। भाग दे दीजिए, कितना हो? 63 91 7 हो गया। 91 बन गया, 9 बच गया, 90 हो गया। ठीक है, तो 90 हो गया तो 3 होगा 78। 78 खिलाएगा, खिलाइएगा 78 मतलब 12 बच गया, मतलब 120 हो गया। तो ये देख रहे हैं, अपना सोचना क्या है? 7.6, 7.6 हो गया। अगले नंबर, यह क्वेश्चन देखिए क्या है। यदि गोले की त्रिज्या 10% कम कर दी जाए तो गोले का आयतन कितने प्रतिशत कम हो जाएगा? एक बात जान लीजिए, गोला की त्रिज्या होता क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है। ई तो इसका बातें अलग है। अंतर तो वही होता है 8 नंबर, कि पाई कोई भी त्रिज्या निकालिएगा आपका आता गोला का आयतन तो वही होगा। खाली आयतन वो त्रिज्या बदल जाता है। ठीक है, तो त्रिज्या क्या बोला? 10% कम किया जाता है, मतलब आर क्यू है, मतलब 10% कम करेगा, 3 बार कम करेगा, क्यों? आर क्यू है तो कम करके देख लीजिए। आप जानते हैं सूत्र एगो होता है, एस प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई बटे एक्स, वही सूत्र पे टूटता है, होता है। यही होता है। आप बोल रहा है कि 10% कम किया तो -10 -10 आप प्लस माइनस प्लस 10 गुना 10 बटे 100 कट गया। ये कितना हो गया? -20 और +1 बराबर कितना हो गया? -19 हो गया, मतलब 19%। -19% हो गया, अब फिर 10 करना है ना, तो -10 हो गया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 19 गुना 10 बटे 100 कट गया ये दोनों। अब देखिए कितना हो गया? -29 हो गया, अब प्लस कितना हो गया? 1.9। 1.9 हो गया तो अब घटा दिए, 17.1 हो गया, 27.1 हो गया। माइनस में हुआ क्योंकि छूट बता रहा है, माइनस ही आएगा, क्योंकि कम ही बता रहा है, कितना प्रतिशत कम हो जाएगा, इसलिए माइनस में आया। समझ गए? अगले नंबर, दो बेलनों के आयतन का अनुपात दिया हुआ 6:1। ठीक है, और उनकी ऊंचाई का अनुपात दिया 1.6। तो इस त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? गोला बेलन का आयतन होता क्या है? पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। अब ये, अब आयतन डबल है तो पाई स्क्वायर एच कर दीजिए। अब बोला आयतन का अनुपात क्या है? 6:1। ये 6 हो गया, ये 1 हो गया। ठीक है, गौर करने के बाद है पाई, पाई पाई कट जाएगा। ठीक है, अब बचा, अब बताइए R1 त्रिज्या रहने दीजिए, पहला R1 का स्क्वायर और दूसरा त्रिज्या का R2 स्क्वायर। ठीक है, इंटू इंटू हो जाएगा, इंटू एच, एच हो गया। अब देखो ऊंचाई का अनुपात क्या? 1 और 6 है, तो 1 और 6 कर दीजिए, अब बराबर कितना आ रहा है? 6 और 1 आ रहा है। ठीक है, अब गुना कीजिए, कितना हो? 36 हो गया। 36 R2 का स्क्वायर हो गया, इसका कितना हो गया? R1, R1 का स्क्वायर हो गया, इसका कितना? R2/R1 पे होल स्क्वायर बराबर 1/36 हो जाएगा। उड़ेगा, अगर रूट उड़ जाएगा कितना हो जाएगा? R2/R1 बराबर कितना हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा, उसका 1/6 हो जाएगा। बोला है कि उनकी त्रिज्या का अनुपात निकालें, तो 6:1, इसलिए 6:1 एक आया क्योंकि R1 पहले त्रिज्या पहला त्रिज्या लीजिएगा तो 6 हो जाएगा आपका, दूसरा क्या है? R2 1 हो जाएगा, तो 6:1 हो जाएगा। समझ गए? अगले, ये क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित तालिका में वर्ष 2020 से 2023 तक 2022 तक एक परिवार के एक्सपेंडिचर मतलब खर्च व्यय को दर्शाया गया है। ठीक है, इस समय अवधि में ऋण के ब्याज पर औसत धनराशि कितनी है? औसत धनराशि पूछा है। ठीक है, अब देखिए वर्ष दिया हुआ है। ठीक है, 2020 से 2022 तक। ठीक है, अब बोला है कि भोजन और परिवहन और फीस और ऋण दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है? इस समय अवधि के दौरान, इस समय अवधि में ऋण ऋण के ब्याज पर, ऋण के ब्याज मतलब ये लोन वाला हो गया, ऋण हो गया,
ऋण के ब्याज पर औसत धनराशि कितनी है? औसत धनराशि पूछ रहा है तो तीनों का ये कर दीजिए। औसत कितना है तीनों पर, तीनों वर्ष बोल रहा है 2020 से 2022 तीनों वर्षों में रहेगा। ये 86,000 है, दूसरा क्या 96,000 है, तीसरा क्या है 1 लाख है। 0 0 0 छोड़ने वाले बाकी रहा एक, 18 बाकी रहा एक, एक दो, ठीक है। अब औसत निकालना है, देख लें औसत निकालने बोला, औसत धनराशि तो ये 3 से भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा? तो नौ नौ तिया 27, 9 हो जाएगा, 12 तो 3 चौके 12 और 4 जीरो, मतलब 94,000 हो जाएगा। तो इसका आंसर 94,000 हो रहा है। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या है। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है और वह 20% का लाभ अर्जित करना चाहता है, तो अंकित मूल्य का क्रय मूल्य से कितने से अधिक होगा? ठीक है। एक बात याद रखिए, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है और लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पे होता है। छूट और बट्टा जो भी होगा वो अंकित मूल्य पे होगा, और लाभ हानि जो भी होगा वो क्रय मूल्य पे होगा। ठीक है। तो क्या बोल रहा है, अंकित मूल्य एमपी हो गया, ठीक है। अंकित मूल्य पर 20% का छूट, मतलब 20% का छूट मतलब 80/100 हो गया। अब क्या बोल रहा है कि 20% लाभ अर्जित करता है। लाभ क्या होता है? सीपीपी होता है। सीपी का 20% का लाभ मतलब 120/100 हो जाएगा। 100 से कट गया, ये 20 चौका 80 है, 20 चौका 20 100 हो गया। तो ये क्या हो गया, एमपी बटे सीपी, और क्या था 6/4 हो गया, जो काटिए 3 हो गया, ये 2 हो गया, तो 3/2 हो गया, 3/2 हो गया। कितना अधिक है, गौर करने के बाद देखिए, बोल रहा है कि क्रय अंकित मूल्य जो क्रय मूल्य से कितना अधिक है, तो अधिक कितना दिख रहा है, ये दोनों के बीच में कितना का अधिक है, 1 का अधिक है। तो कितना प्रतिशत निकालना है, तो अधिक गुना 100 बटे किससे अधिक है भाई, 2 से, तो काट दीजिए, तो 50% हो गया। कितना अधिक है, 50% अधिक है। समझ गए? अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या, ए बी सी बराबर 0, A² B² C² बराबर 40, इसका मान निकालना है। एक सूत्र जानते होंगे कि A+B+C बराबर 0 दिया हुआ है, ठीक है। अब 0 दिया हुआ है तो 0 ही है ना, हाँ 0 है, ठीक है। तो ए इसका सूत्र क्या होगा, होल स्क्वायर कर दिया, तो A²B²C² +2 AB BC और +C यही होता है। इसका इस 0 का स्क्वायर किया तो 0 ही होगा, ठीक है। अब इसका मान देखिए 40 दिया हुआ है, तो यहाँ 40 लिख दीजिए, +2 हो जाएगा AB BC CA बराबर 40 हो गया। अगर 40 को उस पार ले जाएंगे तो माइनस में चल जाएगा, क्या हो जाएगा, ये प्लस में है तो उस पार चले माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा AB BC CA बराबर -40 आ गया। -40 आ गया, अगर इसको कॉमन ले लेते हैं 4 तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा BC और CA हो जाएगा, ठीक है। अब 4 कॉमन देखिए, गौर करने की बात है, ये 4 है, ये 2 है। जब 2 बराबर 40 है तो 4 बराबर क्या होगा, इसका दुगुना हो जाएगा, तो 40 गुना 2 तो -80 हो जाएगा। इसका आंसर -80 हो गया। अगले नंबर, इसका तो मान दिया हुआ, सोचना क्या, मान बैठा दीजिए। ये क्यू हो गया और ये YQ बटे x² बटे -y² -3xy बटे x+y। अब क्या कीजिएगा, मान बैठाइएगा, बैठाइए मान। 7 का क्यू हो गया और -2 का क्यू हो गया, 7 का स्क्वायर हो गया -2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। माइनस हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया और 2 हो गया, x+y हो गया तो 7 + 2 हो गया। इस 3 का क्यू 343 होता है, 343 हो गया और -8 हो गया। ये 7 का स्क्वायर 49 होता है और ये 4 हो गया, माइनस ये गुना कीजिए, चल 7 42 हो गया, अब 42/3 3 7 2 9 हो गया, 9 हो गया। अब खिलाइए, देखिए कितना होने खाएगा, ये आपका 335 हो गया, अब बटे ये कितना हो जाएगा, ये आपका जाके छोटा 45 हो जाएगा, अब -42/9 हो गया। 5 से खिलाइए, 3 दिखा दीजिए, 3 और 3 9 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। अब ये 5 से खिलाइए तो ये 9 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा और ये कितना होने खाएगा, तो 6×5 = 30 और 3 बच गया, हो गया 35, तो 7×5 = 35 हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 67/9 और -4/14/3, 3 को 9 कॉमन ले लीजिए, कितना हो गया, 67 हो गया। और ये कितना, 3 3 9 हो जाए, 3 4 42 हो गया,
तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो गया और ये 2 हो गया, 25/9 हो गया। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 25/9 हो रहा है। समझ गए, इसमें कोई दम ही नहीं था क्या क्वेश्चन, खाली मान रखना था। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, एक नाव धारा के विपरीत 9 घंटे में 36 किलोमीटर दूरी तय करती है और धारा के समान समान अनुकूल समान दूरी 3 घंटे में तय करती है। तो शांत जल में नाव की चाल क्या है। अब बताइए, 9 घंटे में दिया हुआ 36 किलोमीटर दूरी तय करता है धारा के विपरीत, ठीक है। अब बोला धारा के अनुकूल मतलब समान दूरी, दूरी वही है, 3 घंटे में तय करती है। तो विपरीत दिशा, धारा के विपरीत चाल, विपरीत जो है चाल क्या हो जाएगा, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी बटे समय होता है, दूरी क्या दिया हुआ है 36 किलोमीटर, समय क्या है 9 घंटा, 9 × 36 4, 4 किलोमीटर बराबर हो गया, ठीक है। अब धारा के विपरीत हो गया, तो धारा की दिशा में, धारा की दिशा में बोलिए या धारा के अनुकूल बोलिए, एक ही बात है। अनुकूल चाल क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय, ये होता है। अब दूरी क्या है, देखिए समान दूरी दिया हुआ है, मुझे 36 ही हो जाएगा, और समय कितना दिया हुआ 3 घंटा, तो क्या बात है 36 12 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 12 किलोमीटर बराबर, ठीक है। इतना समझ गए। अब जान लीजिए, शांत जल में नाव की चाल पूछ रहा है, ठीक है। शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल होता है अनुकूल चाल, अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल, प्रतिकूल चाल मतलब विपरीत चाल, अनुकूल चाल मतलब उसी दिशा में चाल, बटे 2, यही होता है। शांत जल में नाव की चाल क्या होता है, अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल बटे 2। अनुकूल चाल क्या है 12, प्रतिकूल चाल क्या है 4, बटे 2 हो गया, 16/2 मतलब 8। इसका अर्थ कितना अनुकूल, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 किलोमीटर बराबर हो गया। अगले नंबर, ये देखिए क्या बोल रहा है, दी गई श्रृंखला के पहले 200 पदों का योग निकालिए। 200 पद बोल रहा है, सोचिए कितना योग होगा, सोचिए। अब ये इन दोनों को एक कर दिए, एक पैटर्न को एक कर दीजिए, इस सबको इन दोनों को एक कर दीजिए, एक करिए, देखो आपको समझ में आ जाएगा। 6 है प्लस प्लस 16 प्लस 26 प्लस 36, देख लीजिए एक पैटर्न बन रहा है ना, एक पैटर्न बन रहा है। 6 से 16 हुआ 10 का अंतर है, 16 से 26 हुआ 10 का अंतर है, 26 से 36 हुआ 10 का अंतर है, अगला 46 हो जाएगा 10 का अंतर, ठीक है। अब बताइए इस तरह का पैटर्न है, 200 पद चलना है, 200 पद चलना है, लेकिन हम दोनों पद को एक कर दिए, तो दोनों पद को जब एक कर देंगे तो 100 पद हो जाएगा। 100 पद का योग निकालना है, एक सूत्र होता है n/2 a प्लस एल, लेकिन वो सूत्र काम नहीं करेगा। एक सूत्र होता है n/2 a प्लस एल, एन का मान हो गया पद, ठीक है, ए का मान हो गया पहला संख्या, ठीक है, एल का हो गया अंतिम संख्या। अंतिम संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना होगा पता है, टीएन निकालिए। टीएन मतलब अंतिम पद होता है, ठीक है, 1 + n - 1 × d। इसमें डी, ए हो गया पहला पद, एन हो गया पद का संख्या, और डी हो गया, डी हो गया आपका अंतर, ठीक है। अब देख लीजिए टी एन निकालना है आपको, ए क्या हो गया 6 हो गया, एन का मान क्या है 200 पद है, जब 2 को एक कर दिए हैं तो 100 पद हो गया, तो 100 में से एन हो गया, ठीक है। डी का अंतर, अंतर देख रहे हैं, अभी दोनों का अंतर देख लीजिए, दोनों का सब में अंतर 10 10 का है, अंतर 10 हो गया, कितना 6 प्लस ये 990 हो गया प्लस 996 हो गया। इसका मतलब है अगर ये संख्या आगे बढ़ते चल जाएगा, समझे, ठीक है, तो ये अंतिम में 996 आएगा, ठीक है, 996 आएगा। ये आपको पता चल गया, अंतिम में जैसे 1 5 6 10 इसे चलते निकल गया, तो अंतिम संख्या क्या हो जाएगा 996 हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा सूत्र का यूज कीजिए, दूसरा सूत्र होता है n/2 a प्लस एल, इसका कुल योग का सूत्र होता है, किसका सूत्र होता है योग का, ठीक है। एन का मान हो गया पद, तो आप बताइए 200 पद है, 200 पद में 2 को एक कर दिए, दोनों को एक कर दिए तो 100 पद हो गया, तो 100/2 हो जाएगा। ए मतलब पहला पद होता है, पहला पद क्या 6 है, एन एन मतलब अंतिम पद, अंतिम पद क्या 996, इकाटिए 50 जाएगा, 50 गुना इन दोनों को जोड़िए कितना हो जाएगा 1002, ये 50,000 हो जाएगा, 50,000 गुना गुना 2 एक 50,000 10 हो जाएगा, 50,000 100 हो जाएगा, 50,000 100 हो गया।
समझ गए? अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या दो वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि प्रत्येक एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरता है। इन वृत्तों की त्रिज्याएं बराबर है यदि उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 14√3 है, तो इन दोनों वृत्तों की परिधि का योग क्या है? देखिए चित्र समझ लीजिए, दो वृत्त है, इसका केंद्र ये है, इसी केंद्र से ऐसा वृत्त निकालना है कि इस त्रिभुज का जो केंद्र है, इस त्रिभुज का केंद्र ये हो जाएगा और इस त्रिभुज का जो केंद्र ये हो जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि अब जब केंद्र दे दिए तो ये तो त्रिज्या ही हो गया, और यहां से खींचे तो ये भी त्रिज्या हो जाएगा, यहां से खींचे तो ये भी त्रिज्या हो जाएगा, हो जाएगा। अब बोल रहा है कि उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई, जीवा उभयनिष्ठ जीवा क्या हो गया, ये आपका उभयनिष्ठ जीवा हो गया। एक बात जान लीजिएगा, अगर वृत्त में, एक वृत्त में एक जीवा पर ऊपर से लंब, ये लंब गिरेगा तो ये 90 डिग्री होता है और ये इसको दो बराबर भाग में बांटता है। तो ये देखिए, अगर इसको आप केंद्र मानते हैं, इसको आप केंद्र मानते हैं, तो ये लंब गिरा तो ये 90 डिग्री में बदल गया और ये दोनों को बराबर भाग में बांट दिया, ठीक है, बराबर भाग में बांट दिया, और ये दोनों भी बराबर भाग में बढ़ जाता है, ठीक है, बराबर भाग बढ़ जाता है। तो इसका मतलब है, जब ये पूरा का लंबाई, जब पूरा का लंबाई 14√3 है, तो एक का 7√3 होगा, एक का मान 7√3 होगा, दूसरा का मान भी 7√3 होगा, ठीक है। अब गौर करने की बात है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, और ये पूरा जो है ये भी त्रिज्या है, ठीक है। अब तीनों त्रिज्या त्रिज्या तीनों त्रिज्या का मतलब क्या हो गया? तीनों त्रिज्या का मतलब वही हो गया कि भाई समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज दिया हुआ, ठीक है, ये समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज का ये आप देख ले, ऊंचाई दिया हुआ ना, ये ऊंचाई 7√3 जो आया वो क्या ऊंचाई है? समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होता है √3/2 गुना भुजा, ठीक है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होता है √3 गुना भुजा, ठीक है। तो ऊंचाई क्या है? 7√3 है, 7√3 हो गया, ठीक है। ये 3√2 हो गया, 3√2 और गुना भुजा, भुजा क्या है? भुजा आप देख लीजिए, भुजा का ये त्रिज्या है, त्रिज्या हो गया, आर बराबर 7√3 हो गया। अब गौर करने के बाद √3 कर गया, ठीक है। तो आर बराबर कितना हो गया? आर बराबर 7×14 हो गया, आर बराबर 14 हो गया। निकालना क्या है? परिधि, परिधि क्या होता है? 2πr, 2πr। अब दो को परिधि है तो दो को हो गया, 4πr हो गया, 4πr हो गया, तो 4 हो गया, पाई का मान 22/7 हो गया, आर का मान क्या दिया हुआ? आर का मान आपको 14 आया, तो गुना कर दीजिए, काट दीजिए, कितना हो गया? 22×4 = 88 है, गुना 2 176, इसका मान 176 हो गया, परिधि का 176 हो गया। अगले नंबर, त्रिभुज एक्स वाई जेड में सी वृत्त का एक त्रिभुज का परिकेंद्र है, ठीक है। परिकेंद्र अर्थ बोला है कि वाई बराबर 50 डिग्री, जेड बराबर 70 डिग्री, और क्या बोला? वाई सी जेड का मान निकालो, ठीक है। त्रिभुज बनाते हैं एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड बना दिए, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि वाई बराबर 50 डिग्री, ये 50 डिग्री हो गया, ठीक है, जेड बराबर 70 डिग्री, 70 डिग्री हो गया। तो गौर करने की बात है, जब ये 70 डिग्री हो गया, ये 50 डिग्री हो गया, तो कितना हो गया? 120 डिग्री हो गया, और टोटल होता कितना है? 180 डिग्री। तो ये ऑटोमेटिक दिख रहा है कि 60 डिग्री होगा। सोचना क्या है? टोटल किलो किलो का योग, तीन त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री हो गया, ठीक है। अब क्या बना? सी इसका परिकेंद्र है, सी इसका परिकेंद्र है, ठीक है। तो बोल रहा है कि वाई सी जेड मतलब इस कोण का मान निकाले, इस कोण का मान, ठीक है। इस कोण का मान निकालना है, ये कोण का, ठीक है। एक बात जान लीजिए, एक त्रिभुज में अगर केंद्र से इस तरह का कोण निकालना हो ना, इस तरह का ये वाला कोण, सूत्र होता है 90+a/2। मतलब अगर इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 90+1/2, ठीक है। तो ये 90 लिख दिए, अब प्लस a/2 हो जाएगा, तो 90 हो गया। और ए का मान क्या है? 60 है, 60 को 2 से भाग दीजिए, कितना हो? 30 हो जाएगा, 7×2 30 हो गया, तो 90 और 30 120 हो गया, इसका मान कितना हो गया? 120। इसका सूत्र यही होता है, याद रखिए, ये याद रखना होगा सूत्र, ये सूत्र याद रखिएगा, ठीक है। कि अगर त्रिभुज के अंदर जो निकालना होगा कोण, तो ये इसका मान होता है, ठीक है। इसमें 2-3 तरह का थ्योरम होता है, क्वेश्चन आएगा तो वो हम बता देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, ये देखिए क्या बोला है? 10a+sec a बराबर k, ठीक है, इसका मान निकालना है। आप एक सूत्र जानते हैं, सूत्र होता है sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर 1।
इसको आप कैसे देखिएगा, इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि a+b बराबर इस रूप में देख सकते हैं, ये देख ही सकते हैं। इसको बराबर होता है a² - b², ठीक है, इसको वही कीजिए, इसको लिख दीजिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा, एक होता है सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 हो गया, ठीक है। अब गौर करने के बाद इसके बराबर दिया हुआ के, ठीक है, प्लस जो है उसके बराबर के आया है, तो ये जो के आया है उसके बराबर के लिख दीजिए, और ये क्या हो गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 हो गया, ठीक है। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1/k हो जाएगा। इतना पता चल गया, 1/k हो गया। अब बैठा दीजिए क्वेश्चन पे, क्या हो रहा है क्वेश्चन बैठा दीजिए, क्या बोल रहा है सेक ए थीटा बोलिए, ए बोल, बी बोलिए, सी बोलिए, डी बोलिए, कुछ भी मैटर नहीं करता है, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। प्लस टेन ए बराबर आपका के कितना है, के आया है, ठीक है। तो एक हो जाएगा सेक ए माइनस टेन ए बराबर कितना हो जाएगा, 1/k हो जाएगा। अभी देखिए एक समान दिख रहा है, तो काट दीजिए, टू सेक ए हो गया, इधर कितना हो जाएगा के, ये क्या हो जाएगा के प्लस 1/k हो गया, इसको कीजिए क्या k² + 1/k हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये देखिए ये दो जो दिया हुआ है, ये वाला दो, अब सेक के साथ वो नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा तो क्या लिखाएगा, ये लिखा जाएगा सेक ए बराबर हो जाएगा k² + 1/2k, ये हो गया। अब एक त्रिभुज बना लीजिए, त्रिभुज बना लिया। अब देखिए सेक बराबर होता है h/b, ठीक है। h का मान क्या हो गया, इसका मान हो गया k² + 1, ठीक है। b बराबर क्या हो गया, b बराबर हो गया 2k, इसके बराबर क्या होगा, इसका बराबर निकालना क्या है, इसके बराबर निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, ये देखिए k² + 1 पे होल स्क्वायर करना होगा, अब माइनस 2k का होल स्क्वायर करना होगा, ये देखिए k² होएगा प्लस 2k + 1 हो गया, अब माइनस 4k² हो गया, ठीक है। इसको आगे बढ़ाइए तो क्या हो जाएगा k-1 पे होल स्क्वायर हो जाएगा, k-1 पे होल स्क्वायर हो जाएगा, और रूट के बाहर जैसे निकलेगा वो k-1 हो जाएगा। ये समझ गए, इतना तो आपको समझ आएगा, बुझा के निकाल दिए मान। अब आ जाइए साइन पे, मान साइन, साइन का मान होता है p/h, यही होता है p/h होता है, p का मान क्या है k-1, और h का मान क्या है k² + 1, ये हो गया। देखिए ये क्वेश्चन कहाँ गया, अरे देखिए ये जो है, ये देखिए इस ये पावर 4 ना होगा, ये स्क्वायर आ रहा है, ये स्क्वायर आ रहा है, तो स्क्वायर का अगर स्क्वायर कीजिएगा तो ये 4 हो जाएगा, स्क्वायर का अगर आप स्क्वायर कीजिएगा तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। ये 4 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, तो ये भी आपका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपका स्क्वायर हो गया, क्या हो गया k² - 1 बटे k² + 1 हो गया, ये हो गया k² - 1 और k² + 1 हो गया। समझ गए। अगले नंबर ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोल रहा है, राम अकेले एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, प्रताप अकेले उसी काम को राज द्वारा दिए गए समय से आधे समय में कर सकता है, मतलब राज जितना समय में करेगा उससे आधा समय प्रताप कर देगा, फिक्स कर दिया है, ठीक है। तो बोले कुल काम का 3/5 भाग कितने दिन में पूरा होगा, तो देख लीजिए पहले राम, राम कितना दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है, तो दिख रहा है जब राम 20 दिन में कर रहा है, प्रताप कितना करेगा, प्रताप 10 दिन में करेगा, बोल रहा है आधा समय में, देख रहे हैं आधा समय पूरा करेगा, ये दोनों कैल्सियम निकालिए, इसका एल्सियम 20 होगा, अब 20 जो होगा वो टोटल काम होगा, ठीक है। तो ये 20 20 का 20 है, 10 दूनी 20, कहने का मतलब है टोटल काम 20 है, जिसमें राम 1 करता है, प्रताप 2 करता है, ठीक है। जब राम 1 करता है, प्रताप 2 करता है, तो ये दोनों मिलके, अब बताइए काम कितना है 20, ठीक है, 20 काम है, बोल रहा है काम का 3/5 भाग, तो 3/5 कर दीजिए, ये 4 हो गया, तो 4 से 12 हो गया, तो काम कितना है, हमको काम कितना करना है, 3/5 काम करना है, मतलब 12 काम करना है, और समय निकालना है, तो समय बराबर निकालना, समय होता है वर्क बटे इफिशियंसी, इफिशियंसी मतलब क्षमता, जो करेगा उसका क्षमता, ठीक है। काम कितना है 12, करने वाला कौन है, ये दोनों राम और प्रताप, दोनों की क्षमता क्या है, एक का क्षमता 1 है, दूसरा क्षमता 2 है, तो दोनों की क्षमता मिला 3 क्षमता है, तीनों क्षमता दोनों क्षमता मिला 3 है, तो ये दोनों मिलकर कर रहा है, देखते हैं दोनों साथ मिलकर, ठीक है। तो काट दिए, चार दोनों मिलकर काम करेगा, 3/5 काम, तो 4 दिन में पूरा हो जाएगा। अगले नंबर
क्वेश्चन क्या है, दिए गए आलेख में अलग अलग वर्षों में दो कंपनी एल और एम के व्यय को दर्शाया गया है। ठीक है, बोल रहा है कि Y2 वर्ष में, Y2 वर्ष, ये है Y2 वर्ष। ठीक है, Y2 वर्ष में एल का व्यय और Y3 वर्ष में एम के व्यय का 33% है। बोल रहा है कि कौन सही है कौन गलत है, ये दिखना। ठीक है, निकालते हैं। एल का व्यय, एल मतलब काला वाला हो गया। एल Y2 में एल का व्यय, एल का व्यय क्या है 400। व्यय जो है Y3 में एम के, एम वाइट वाला को बोलता है, एम के व्यय का 33%। एम का व्यय कितना है 600 है। 600 का कितना प्रतिशत निकालिए, प्रतिशत निकालिए, ये कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा दोनों। ठीक है, ये 400 हो जाएगा, और 400/6 काटिए 200 हो जाएगा, 200/3। ठीक है, 200/3 को भाग दिया तो ये क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 66.2/3। लेकिन गौर करने के बाद ये देख रहे हैं 33 बोल रहा है, 33.33 बोल रहा है, तो इसका मतलब ये गलत है। ये गलत है, दिख गया कि गलत है। अब आ जाए दूसरे क्वेश्चन में। अब क्या बोल रहा है कि Y5 में कंपनी एम का भी है, Y5 में एम का भी है, एम वाइट वाला हो गया, एम का भी है 300 है। ठीक है, और Y4 में कंपनी एल के व्यय का 100 गुना है, 100% है। Y4 का मतलब एल के व्यय, एल का मतलब काला वाला हो गया, 100% है, 100% है। तो दिख ही रहा है कि 100% है, दोनों बराबर है, तो 100% तो दिख ही रहा है। सोचना क्या है, मतलब ये वाला सही है और ये गलत है। सही क्या है, केवल दो सही है। समझ गए? चलिए, हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल में प्रेस कर दिए, ताकि जब भी वीडियो आए दुनिया भर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।